अपने सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं डीडी न्यूज के इस नए शो में जिसका नाम है खबर दुनिया की। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दूरियां सिमट गई हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में अगर कुछ घटित हो रहा है तो हम खुद को उससे अलग नहीं रख सकते। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते दुनिया भर की वो अहम घटनाएं जिनसे आपका, हमारा, सबका सरोकार है। खबरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, साथ ही फिल्म, संगीत, कला और संस्कृति जगत से। मैं हूं ममता चोपड़ा और करते हैं शुरुआत दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। सीरिया में रूसी बमबारी से पश्चिमी देश नाराज। मॉस्को पर विपक्षी धड़ों को निशाना बनाने का लगाया आरोप। रूस ने कहा सिर्फ आतंकियों पर ही हो रही बमबारी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के कुंदुज में एक अस्पताल पर हुए हमले के लिए मांगी माफी। 2 आत्मघाती हमलों से दहला तुर्की, कम से कम 95 लोगों की मौत। तुर्की के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें। नोबेल पुरस्कारों का ऐलान। ट्यूनीशिया के नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को मिला शांति का नोबेल। बेलारूस की महिला पत्रकार स्विटलाना अलेक्सीविच को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और ऑस्ट्रिया में सजी मूंछ और दाढ़ी की अजीबोगरीब महफिल। 20 देशों से 350 लोगों ने की उत्सव में शिरकत। और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया की खबरों का, जहां अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक बमबारी और हिंसा की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इस हफ्ते रूस ने सीरिया में आईएस के ठिकाने पर बम बरसाना शुरू कर दिया। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन देश एक सुर में रूसी हमले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि हमले आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि असद के विरोधियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पुतिन की सीरियाई रणनीति को विनाश का साधन बताया। हालांकि रूस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि हमले सिर्फ आईएस के ठिकानों पर ही किए जा रहे हैं। He doesn't distinguish between ISIL and a moderate Sunni opposition that wants to see Mr. Assad go. From their perspective, they're all terrorists. And that's a recipe for disaster. And it's one that I reject. The Russian Air Force is targeting ISIL and other terrorist positions in coordination with the Syrian army. अफगानिस्तान में अफगान बलों और अमेरिका की तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। कुंदूज शहर में अमेरिकी सेना द्वारा एक अस्पताल पर किए गए हमले को लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माफी मांग ली है। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि कुंदूज में अस्पताल पर हुआ हमला गलत था, लेकिन उसका निशाना अस्पताल नहीं तालिबान थे। इस बीच एमएसएफ यानी मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बमबारी के युद्ध अपराध के तौर पर जांच चाहते हैं। Tens of thousands of people in Kunduz can no longer receive medical care now when they need it the most. Today, we say enough. Even war has rules. जी हाँ, हर जंग के अपने कायदे और कानून होते हैं, लेकिन शायद कुंदूज में नहीं। अगर होते तो अस्पताल को निशाना नहीं बनाया जाता। कुंदूज में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में जब सेना ने एक इमारत पर बमबारी शुरू की तो उन्हें इसके अस्पताल होने की बाकायदा जानकारी दी गई, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर बमबारी जारी रही। अस्पताल पर गिरे बमों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अस्पताल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र ने नाराजगी जताते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है। संगीन आरोपों में घिरे अमेरिका का आखिरकार दिल पसीज ही गया और मामले पर माफी मांगी। President Obama spoke by telephone with Doctors Without Borders International President Dr. Joanne Liu to apologize and express his condolences. दुनिया भर में हुई किरकिरी देख अमेरिका ने हमले को लेकर कई पैतरे बदले। कभी अफगान सेना के अनुरोध पर हमले करने की बात कही तो कभी तालिबान की फायरिंग का जवाब देने के लिए बमबारी को जायज बताने की कोशिश की। उधर इंसानियत की सिसकियों को सुनकर उनके आंसू पोंछने वाली संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को लगता है कि हमले ने न सिर्फ 22 लोगों की जान ली है बल्कि उस भरोसे का भी खून किया है जो जंग के दौरान फौज, अस्पताल और घायलों के बीच कायम रहता है। The US attack on the MSF hospital in Kunduz was the biggest loss of life for our organization in an airstrike. 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा खदेड़े जाने के बाद तालिबान कुंदूज पर पहली बार कब्जा जमाने में कामयाब रहा है और इसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति
अशरफ गनी के 1 साल के शासन के दौरान सबसे बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। रोज बरोज जंग के मोर्चे पर तालिबान की तरफ से मिल रही नई चुनौतियों के बाद अब अमेरिका भी सोचने पर मजबूर है कि वो अपनी सेना 2016 के बाद भी बनाए रखे या नहीं। यमन में हौथी विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन के बीच घमासान जारी है। अरब गठबंधन द्वारा विवाह समारोह को निशाना बनाकर किए गए 2 हमलों में कबायली नेता समेत 15 नागरिक मारे गए। इस बीच हौथी विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र को संघर्ष समाप्त करने के लिए लिखित भरोसा दिया है। शांति प्रस्ताव में शहर से हथियारबंद लड़ाके वापस बुलाने और राजधानी सना से सरकार चलाने की बात कही गई है। आइए जानते हैं यमन में क्यों खिंची है तलवारें। अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया को जोड़ने वाला देश यमन यूं तो लंबे वक्त से गृह युद्ध से सिसक रहा था, लेकिन मार्च से सऊदी अरब के नेतृत्व में किए जा रहे हमलों से कराहने लगा है। इन हमलों में अब तक करीब 5000 लोग मारे गए हैं और 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। करीब 80% आबादी को रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल जंग का खात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। देश के 22 राज्यों में 21 युद्ध की चपेट में हैं। लंबी लड़ाई के बाद 1990 में मौजूदा यमन वजूद में आया। 1994 में गृह युद्ध का शिकार हो गया, लेकिन जल्द ही उबरने में कामयाब हो गया। लेकिन 2009 में क्षेत्रीय हिंसा ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया। 2012 में अरब स्प्रिंग आंदोलन ने यहाँ भी रंग दिखाया और सालों से सत्ता पर काबिज रहे अब्दुल्ला अली सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी। अब्द रब्बू मंसूर हादी ने सत्ता संभाली, लेकिन हौथी विद्रोहियों का वर्चस्व लगातार बढ़ता गया और उन्हें जान बचाकर देश से भागना पड़ा। हौथी उत्तरी हिस्से के शिया अल्पसंख्यक हैं। यहाँ शिक्षा और रोजगार बड़ी समस्या है। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हौथी विद्रोही अपने प्रांत की स्वायत्तता और बराबरी के हक की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसके चलते देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। यमन का बंदरगाह शहर अदन मध्य एशिया में व्यापार का अहम मार्ग है। ज्यादातर तेल और गैस अदन की खाड़ी से होकर ही गुजरते हैं। लिहाजा अदन पर हौथियों के कब्जे ने खाड़ी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी और नागरिकों को बचाने के नाम पर जंग में कूद गए। माना जा रहा है कि हौथियों को शिया शासित ईरान का समर्थन है, लेकिन वो इससे इनकार करता रहा है। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर अल-कायदा की यमनी शाखा और इस्लामिक स्टेट भी यमन में खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस दौरान कई शिया मस्जिदों से लेकर दूसरी जगहों पर हमले हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली है। यमन सऊदी अरब और ईरान के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मोहरा बनकर रह गया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एशिया के इन देशों में फैली अशांति के बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इजरायली सेना ने गजा में विरोध प्रदर्शन कर रहे 5 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल इजरायली प्रशासन ने अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सरकार इसमें बदलाव करना चाह रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इससे इनकार किया है और इसी मुद्दे पर फिलिस्तीन में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सऊदी अरब में एक भारतीय महिला कामगार के नियोक्ता द्वारा हाथ काट दिए जाने की घटना सामने आई तो भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कस्तूरी मणिरत्नम सऊदी में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। घटना 29 सितंबर की है, जब कस्तूरी ने प्रताड़ना और यातना से बचने की कोशिश की तो उनके नियोक्ता ने उनका दायां हाथ काट डाला। और अब खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। CPN-UML के अध्यक्ष KP ओली अब देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को संविधान सभा में हुए मतदान में हरा दिया। उन्हें 338 मत मिले, जबकि कोइराला को 249 वोट मिले। इससे पहले शनिवार को सुशील कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 7 सालों की जद्दोजहद के बाद नेपाल में संविधान को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे 1 महीना भी नहीं हुआ कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। नेपाली संसद में जिस संविधान संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है, उसमें अनुच्छेद 42, 84 और 286 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसे संविधान 2072 कहा जाता है, क्योंकि विक्रम संवत के अनुसार
ये वर्ष 2072 है। इस विधेयक में 2 मुद्दों पर संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन शामिल है। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो भारत की तर्ज पर अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। समझौते को लेकर मीडिया के सामने आई खबरों के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर सहयोग मांगा है और विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इंडोनेशिया के जंगलों में आग लग गई है, जिसके कारण वहां अब भी धुंध की चादर छाई हुई है। धुंध का असर पड़ोसी देशों सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड तक देखा जा रहा है और अब इस समस्या से निपटने के लिए इंडोनेशिया के आग्रह पर मलेशिया ने अपने विमान तैनात किए हैं। और अब बात करते हैं चीन के उस ट्रैफिक जाम की, जिसने गोल्डन वीक का मजा किरकिरा कर दिया। दरअसल चीन में 1 से 7 अक्टूबर के बीच गोल्डन वीक था, जिसका लुत्फ उठाने के लिए 750 मिलियन लोग यानी देश की करीब आधी आबादी निकल पड़ी। बीजिंग, हांगकांग, मकाओ का 50 लेन वाला हाईवे ऐसा जाम हुआ कि जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। एशिया में उथल पुथल की खबरों के बीच अब रुख करते हैं यूरोप की खबरों का, जहां ओस्लो में ऐलान किया गया नोबेल शांति पुरस्कारों का। यूरोप में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2015 के लिए ट्यूनीशियाई संगठन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 2011 की जैस्मीन क्रांति के मद्देनजर ट्यूनीशिया में बहुलवादी लोकतंत्र के निर्माण में निर्णायक योगदान के लिए इस संगठन को शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नोबेल समिति ने कहा है कि देश जब गृह युद्ध की कगार पर था, उस समय इस समूह ने एक वैकल्पिक शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत की। दरअसल ट्यूनीशिया में अरब विद्रोह की शुरुआत के बाद वहां के शासक, जिन्हें अल अबेदीन बेन अली को जनवरी 2011 में सत्ता से हटना पड़ा था, लेकिन इसके बाद कुछ वर्षों तक देश राजनीतिक संकट से दो चार होता रहा। बेलारूस की महिला पत्रकार स्वेतलाना एलेक्जेविच को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजने का फैसला किया गया है। ये पहला मौका है जब किसी पत्रकार को नोबेल पुरस्कार मिला है। स्वेतलाना एलेक्जेविच के नाम का ऐलान करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा कि साहित्य का नोबेल विविधता से भरे लेखन, पीड़ा के स्मारक और हमारे समय में साहस को दिया जा रहा है। उनका लेखन अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप और चेरनोबिल परमाणु हादसे के प्रभावितों पर केंद्रित रहा। 67 साल की एलेक्जेविच साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 14वीं महिला हैं। रसायन शास्त्र के लिए 3 वैज्ञानिकों टॉमस लिंडाल, पॉल मॉड्रिश और अजीज सैंकर को डीएनए की मरम्मत पर अध्ययन के लिए वर्ष 2015 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भौतिकी क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से 2015 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जापान के ताकाकी कजीता और कनाडा के आर्थर बी मैकडॉनल्ड को पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाएगा। न्यूट्रिनो में द्रव्यमान मौजूद है। इस खोज के लिए दोनों वैज्ञानिकों को भौतिकी के पुरस्कार से नवाजा गया है। विकासशील देशों में परजीवी बीमारियां अब तक एक बड़ा मसला थी। अफ्रीकी देशों में रिवर ब्लाइंडनेस हर साल हजारों लोगों को अंधा कर देती है, तो वहीं हाथ पैरों की सूजन वाली बीमारी लिम्फेटिक फ्लेरियासिस की गिरफ्त में हर वर्ष हजारों लोग आ जाते हैं। कुछ यही हाल मलेरिया का भी है, लेकिन अब इनसे निपटना बड़ा मसला नहीं रहा। इन बीमारियों से लड़ने के लिए दवाई खोजने वालों को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से नवाजने का फैसला किया गया है। आंखों और त्वचा की बीमारी रिवर ब्लाइंडनेस अफ्रीका के कुछ पश्चिमी देशों में आम सी बीमारी। अंधेपन का खतरा, दायरा काफी बड़ा। दुनिया भर में 25 मिलियन लोग इस बीमारी से अंधे हो जाते हैं। इसी तरह एशिया और अफ्रीका में एक और आम बीमारी लिम्फेटिक फिलारियोसिस है, जिसमें हाथ पैर में सूजन आ जाती है। ये एक परजीवी बीमारी है। 120 मिलियन से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और करीब 1.4 बिलियन लोगों को बीमारी होने का डर है। विलियम कैम्पबेल और सातोशी ओमुरा इन रोगियों के लिए मसीहा के तौर पर सामने आए। नई दवाई एवरेक्मेक्टिन खोजी और मानवता को इन बीमारियों से लड़ने का नया शक्तिशाली हथियार दिया। ये शरीर के अंदर रहता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इससे होने वाले नुकसान थोड़े अलग हैं, जिनसे अंधापन और कभी-कभी मौत भी हो सकती है। इससे लड़ने के लिए दवाओं की सख्त जरूरत जाड़े और बुखार के साथ होने वाली बीमारी मलेरिया, देखने में बेहद आम सी बीमारी
वक्त पर सही इलाज नहीं होने के कारण अक्सर जानलेवा बन जाती है। दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग मलेरिया के शिकार होते हैं और करीब 20 लाख लोग इससे असमय काल के गाल में समा जाते हैं। मलेरिया से जूझती दुनिया को लड़ने के लिए चीन के युयुतो वोन ने नई दवाई अर्टेमाइसिन खोजी। 84 वर्षीय तू की इस नई तलाश के कारण मलेरिया से होने वाली मौतों में प्रभावी रूप से कमी आई। इन दवाओं की खोज ने चिकित्सा की दुनिया में नई मिसाल कायम की है, लेकिन गरीबी से जूझ रहे देशों में इन दवाइयों का आसानी से पहुंचना अब भी बड़ा मसला बना हुआ है। और अब रुख करते हैं तुर्की का, जहां शांति मार्च पर पड़ी है आतंकवाद की छाया। तुर्की की राजधानी अंकारा में शनिवार को 2 आत्मघाती हमले हुए। विस्फोट में कम से कम 95 लोग मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाके शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास तब हुए जब वहां वामपंथी संगठनों ने एक रैली का आयोजन किया था। धमाकों भारत देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। कुर्द अलगाववादी संगठन PKK और तुर्की सरकार के बीच जुलाई में संघर्ष विराम टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसा और तनाव में वृद्धि देखने को मिली है। नाटो ने अपने गठबंधन देशों की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई बल की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। सीरिया में रूस के हवाई हमलों के बीच नाटो के रक्षा मंत्रियों ने ब्रुसेल्स में मुलाकात की। नाटो द्वारा 2002 के बाद अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। एक तरफ नाटो देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर पैसिफिक देशों से समझौता कर रहा है। अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप का। एक तरफ दुनिया भर के निवेशक वैश्विक मंदी के गहरे बादलों से सहमे हुए हैं, तो वहीं अब कई देश इस मंदी की आंधी से खुद को बचाने के लिए लगातार नई नई कोशिशें कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिका, जापान सहित 12 बड़े देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ है, जिसका नाम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड डील, यानी प्रशांत पारीय साझेदारी। इस समझौते के तहत सभी साझेदार देश आपस में बिना किसी रुकावट के कारोबार कर पाएंगे। इन सभी 12 देशों का विश्व के कुल GDP में 40% कारोबारी हिस्सा है। कैरेबियाई देश हैती में राष्ट्रपति पद के लिए पहले दौर का चुनाव 25 अक्टूबर को होगा। स्थानीय चुनाव और विधायी चुनाव के दूसरे दौर के लिए इसी दिन मतदान होगा। अगस्त के महीने में हुए पहले दौर के विधायी चुनाव में भारी हिंसा हुई थी। 2011 और 2014 में विधायी चुनाव निरस्त होने के बाद अब चुनाव कराए जा रहे हैं। 2010-11 के आम चुनाव में माइकल जोसेफ मार्टोली ने 68% वोट हासिल किए थे। और अब बात डेंगू की, जो भारत की तरह ब्राजील में भी कहर बरपाए हुए है। ब्राजील में इस साल डेंगू की चपेट में आने से अभी तक 693 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकतर लोगों की मौत साओ पाउलो राज्य में हुई। प्रशासन साल 1990 से इस बीमारी से पीड़ित हुए लोगों का रिकॉर्ड देख रहा है और इस साल सबसे ज्यादा लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है। ब्राजील में मच्छरों के आतंक से भले ही राहत ना मिल रही हो, लेकिन लीबिया में लगता है आतंकवादी घटनाओं से राहत मिलने के दिन आ गए हैं। और अब खबरें अफ्रीका से। लीबिया में राष्ट्रीय एकता सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बर्नार्डिनो लियोन ने मोरक्को में इसका ऐलान करते हुए कहा कि फायज सेराज नई सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रीय सरकार में 3 उप प्रधानमंत्री होंगे, जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण लीबिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2014 से ही लीबिया में 2 परस्पर विरोधी सरकारें काम कर रही हैं। नई दिल्ली अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अफ्रीका सम्मेलन के स्वागत की तैयारी में है। कुल 54 में से 51 अफ्रीकी देश सम्मेलन में हिस्सा लेने की सहमति व्यक्त कर चुके हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण नजदीकी आने की उम्मीद है। नाइजीरिया में एक बार फिर बोको हराम ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 1 हफ्ते के दौरान बोको हराम ने देश में कई आतंकी हमले किए, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। महिलाओं के ऊपर जुल्म के लिए मशहूर बोको हराम ने एक हमले में महिला आत्मघातियों को इस्तेमाल कर कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तो नाइजीरिया में बोको हराम लोगों को आहत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों का दिल जीत रहे हैं। देखते हैं अगली खबर में।
अब दुनिया के दिल में दास्तान एक ऐसे ब्लॉगर की जो अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार है, जो 10 साल के लिए कैद में है, जिसे 1000 करोड़ की सजा मुकर्रर की गई है। भले ही वो जेल में है, लेकिन दुनिया भर में उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। इस मासूम सी पेंसिल पर कोड़े की मार अभिव्यक्ति की आजादी के साथ हो रहे सुलूक को दर्शाती है। वैसे ही जैसे सऊदी अरब के ब्लॉगर राइफ बदावी को अपने ख्यालात का इजहार करने पर सिर्फ बंदिश ही नहीं लगाई गई, बल्कि 10 साल के लिए सलाखों के पीछे काल कोठरी में ढकेल दिया गया। इसके अलावा 1000 कोड़े मारने का तुगलकी फरमान भी सुनाया गया। बदावी का जुर्म सिर्फ इतना है, वो सऊदी अरब जैसे देश में मानवाधिकारों की पैरवी करते हैं। इल्ज़ाम लगा बदावी ने देश की प्रभुसत्ता को चुनौती देने के अलावा 2012 में धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। बदावी ने लिबरल सऊदी नेटवर्क के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया। पोर्टल के जरिए मानवाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों को आवाज़ देने की कोशिश की। जब आवाज़ सत्ता के गलियारों में गूंजी, सत्ता प्रतिष्ठानों से टकराई, तो इस गूंज को समझने के बजाय हमेशा के लिए दबाने का प्रयास किया गया। बदावी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सऊदी अरब में जब बदावी को कोड़े पड़े तो इसका दर्द दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए गए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के पैरोकारों ने सऊदी अरब में दब चुकी बदावी की आवाज़ को कोने कोने में पहुंचाने का काम शुरू किया। कोड़े खाने के इंतजार के बीच बदावी के अभिव्यक्ति के हौसलों ने एक छलांग तब और लगाई जब उन्हें पेन पिंटर अवार्ड से नवाजने का फैसला किया गया। और अब बात सतरंगी दुनिया की उस अदाकारा की जो बेहद गरीबी से उठकर शोहरत के आसमान पर जा पहुंची, जिसका जलवा इस बार बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखा। हम बात कर रहे हैं फिल्म ओसामा में बेहतरीन अभिनय करने वाली अफगानिस्तान की अभिनेत्री मरीना गुलबहारी की। एशिया के सबसे बड़े फिल्म समारोह बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन समारोह अफगानिस्तान की अभिनेत्री मरीना गुलबहारी जब मंच पर आईं तो हर नज़र उन्हीं पर टिक गई। मरीना ने अफगानिस्तान में महिलाओं के दमन का भयानक दौर बहुत करीब से देखा है। ऐसी ही घटनाओं पर बनने वाली ऐतिहासिक फिल्म ओसामा में उन्होंने एक ऐसी लड़की की भूमिका शानदार ढंग से निभाई है जो बेसहारा होने की वजह से लड़का बनकर एक मदरसे में पढ़ने को मजबूर है। ओसामा में अपने बेहतरीन अभिनय की बदौलत वो रातों रात शिखर पर पहुंच गईं। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से निकलकर दुनिया के अन्य हिस्सों में मशहूर हो गईं। उनकी जिंदगी भी कम फिल्मी नहीं रही। घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने काबुल की गलियों में अखबार और पत्रिकाएं बेचकर गुजर बसर किया। कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी। मरीना गुलबहारी निर्देशक सिद्दीक बरकम की बड़ी खोज थी। मरीना ने ना तो कभी अभिनय सीखा और ना ही कभी अभिनय करने का सोचा। उन्होंने कभी कहा था कि अफगानिस्तान में सामान्य जीवन जीना ही बड़ा मुश्किल खेल है। ऐसे में किसी महिला का अभिनय के बारे में सोचना खतरों को मोल लेना है। तालिबान की धमकियों से डरे बगैर मरीना गुलबहारी के अभिनय का सफर जारी है। वो बार बार लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, इस उम्मीद के साथ कि अफगानिस्तान में हालात बदलेंगे और आगे लड़कियां अभिनय करने का सपना देख सकेंगी।
विश्व भर में अनेक रंग बिरंगी संस्कृतियां हैं। ऐसी ही एक अनोखी संस्कृति से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। मूछें मर्दों की शान मानी जाती हैं। बात बात पर मूछों पर ताव दिया जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ चेहरों से मूछें गायब होने लगी हैं। लोग क्लीन शेव रहना पसंद करने लगे हैं। तो लगा कि मूछों के कदरदानों की कमी हो गई है। लेकिन ऑस्ट्रिया में रंग बिरंगे मूछों के दीवाने जुटे तो लगा कि आज भी मूछों के जुनूनियों की कमी नहीं है। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। फिल्म शराबी का डायलॉग है, मूछें हो तो नथुलाल की। यहाँ अमिताभ बच्चन नथुलाल की मूछों के गुण गाते नजर आते हैं, लेकिन इन मूछों को देखने के बाद नथुलाल की मूछों को लेकर अमिताभ की दीवानगी में जरूर कमी हो जाएगी। बात मूछ और दाढ़ी की एक ऐसी दुनिया की जहां अजीब व गरीब शौकीन इकट्ठा होते हैं। रंगी हुई, करीने से काढ़ी हुई, सजी संवरी, आड़ी तिरछी, मोटी पतली, न जाने कैसी कैसी, जिसे हम आप सोच भी न पाए। दुनिया भर के दाढ़ी मूछों के दीवाने इकट्ठा हुए ऑस्ट्रिया में आयोजित एक प्रतियोगिता में, जहां 20 देशों से 350 लोगों ने शिरकत की। मूछों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। फ्री स्टाइल श्रेणियों में तो रचनात्मकता की कोई सीमा ही नहीं। इस श्रेणी में दाढ़ी को रंगा जा सकता है, हेयर स्प्रे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन पिन या हेयर पिन के प्रयोग की मनाही है। यह है फेलिक्स हमोसर। मूछों को सजाने के लिए टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। मूछों में निखार लाने के लिए इसकी रोज धुलाई करते हैं और फिर तेल लगाते हैं ताकि चमक बरकरार रहे। ट्रेंड बियर्ड दाढ़ी का अपना अलग अंदाज है। देखने में जरूर अजीब लगती है, लेकिन इसके भी कदरदानों की कमी नहीं। प्रतियोगिता में चीनी, अंग्रेजी, हंगरी और सिपाही स्टाइल के दाढ़ियों के रोचक नजारे भी देखने को मिले। ये प्रतियोगिता 1997 में नॉर्वे के ट्रेंडहाइम शहर में पहली बार शुरू हुई। हर 2 साल में प्रतियोगिता का स्थान बदलता गया और अब तक जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रिया में ये प्रतियोगिता हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है या आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं मेक्सिको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बलून महोत्सव में, जिसमें 22 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और सैकड़ों विशाल गुब्बारे हवा में छोड़े। लीजिए नजारों का मजा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।